नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी के एक और वीडियो लेक्चर में। और ये वीडियो लेक्चर इस सीरीज का 8वां लेक्चर है। और अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी बातें हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन हम इस एटीट्यूड के साथ पढ़ेंगे कि हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। देखिए, लर्निंग का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता। देखिए, लर्निंग प्रोसेस है तो ये अपने समय से ही पूरी होगी। आप जल्दबाजी में जाएंगे कि हम 10 मिनट में समझ लें, 15 मिनट में समझ लें, समझ तो लोगे, वन शॉट वीडियो देखोगे समझ तो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं समझोगे। लेकिन वो सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से होता है। डिटेल में नॉलेज चाहिए तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप भारत के कुछ राज्यों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये राज्य अन्य राज्यों की तुलना में थोड़े से ज्यादा विकसित हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर और बागवानी के मामले में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश काफी प्रॉस्परस हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में महाराष्ट्र और गुजरात, साक्षरता, स्वास्थ्य और पर्यटन में केरल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में कर्नाटक ने तो भारत ही नहीं पूरे दुनिया का ध्यान खींचा है। ये राज्य ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना में इनके पास आधारिक संरचना यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था। जिन क्षेत्रों में वे आगे बढ़े उन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा था। किसी के पास इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है, कुछ के पास ट्रांसपोर्ट की, कुछ की जो भौगोलिक स्थिति है यानी कि जियोग्राफिकल लोकेशन है, उस स्थिति के कारण सी पोर्ट के नजदीक हैं, जिससे उन्हें रॉ मटेरियल इजिली मिल जाता है, यानी कि विदेशों से वो इजिली इंपोर्ट कर लेते हैं। और आपको पता है कि जब ट्रांसपोर्ट सी रूट से होता है तो वो कंपैरेटिवली ट्रेन और एयर रूट के माध्यम से जो होता है उससे सस्ता होता है। बेंगलोर जैसे शहर जहां इंटरनेशनल लेवल के कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए अट्रैक्टिव प्लेस है। हाल ही में आपने गुजरात के गिफ्ट सिटी का नाम भी सुना होगा, ये काफी चर्चा में रहा। यहाँ इतने एग्जाम्पल देखने के बाद एक बात तो साफ तौर पर समझ आती है कि जिस किसी भी देश का विकास करना है वहाँ इस प्रकार के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जरूरी है, या यूं कहें कि मैंडेटरी है। आगे बढ़ते हुए सबसे पहला सवाल कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड या कॉमर्स आदि जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर एक सपोर्टिव सर्विस देता है। और ये सपोर्टिव सर्विस रोड, रेलवे, पोर्ट, डैम, इलेक्ट्रिसिटी आदि के रूप में हो सकती है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने स्कूल की बिल्डिंग का। अगर एक सुविधाजनक इमारत नहीं हो तो हर मौसम, गर्मी, सर्दी, वर्षा में स्कूल को रन कर पाना कष्टदायी होगा। और ये जो वेल एजुकेटेड सोसाइटी बनाने का हमारा टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने की कोशिश करता है या बढ़ाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने से कई गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इकोनॉमी के सोशल सेक्टर को बिल्ड करने में इनडायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को दो कैटेगरी इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में डिवाइड किया जा सकता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आते हैं और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन आदि को रखा जाता है। एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एफिशिएंटली तभी चल सकती है जब उसके पास मॉडर्न और फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। जैसा कि हमने पीछे के लेक्चर्स में ये समझा है, इंडिया में ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर आदि को तेजी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोड, रेलवे, शिपिंग और प्रॉपर फंक्शनिंग लॉजिस्टिक सर्विस की जरूरत होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत कुछ टाइम बाउंड रिस्की बिजनेस माना जाता है। अगर आपने एग्री प्रोडक्ट्स को सही समय पर सही जगह नहीं पहुंचाया तो वो खराब हो सकता है, यानी कि नुकसान होगा। कभी आपने एक बात सोची है कि किसी की प्रॉपर्टी खुलेआम रखी हो, जबकि लोग हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए ताला लगा कर रखते हैं। बट फार्मर इतने बड़े रिस्क टेकर होते हैं कि इनकी पूरी प्रॉपर्टी खेतों में रहती है और ये पूरे मौज में रहते हैं। यहाँ तो भाई आपको शाउट आउट करना पड़ेगा किसानों के लिए। कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंटल फायर हो जाए, ओले पड़ जाए, ग्रासहोफर का अटैक हो जाए, न जाने कितने रिस्क होते हैं। ऐसे में किसानों को कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी और बैंकिंग सर्विसेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा तो देती ही है, पर साथ ही साथ आम जनता के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव भी करती है। और अगर पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन नहीं हो तो कम्युनिकेबल डिजीज के स्प्रेड होने का खतरा रहता है। और अगर कोई डिजीज फैल गई तो उसके लिए हॉस्पिटल और पेशेंट को वहां तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिशनली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, बट इंडिया में स्वतंत्रता के बाद जो गवर्नमेंट बनती है उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर एडुकेट अमाउंट में इन्वेस्ट कर सके। चूंकि इंडिया की इकोनॉमी का प्राइम मूविंग फोर्स एग्रीकल्चर को बनाया गया था, उसके बाद भी इंडिया में फूड सफिशिएंसी नहीं थी,
जैसा कि हमने पीछे के लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। इन सब में प्राइवेट सेक्टर ने कुछ हद तक गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। देखिए, इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, जहां के लोगों को ड्रिंकिंग वाटर और एनर्जी नीड को फुलफिल करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खास करके महिलाओं को। 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 56% परिवार इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन रखते थे। इसमें सुधार करने के लिए 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जिसका नाम बदलकर और कुछ बदलाव करके 2012 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के नाम से शुरू किया गया। इसके अलावा 2017 में सौभाग्य नाम से संसार की सबसे बड़ी यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम को भी शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इस स्कीम में 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट रखा गया है। जून 2019 के डाटा के हिसाब से लगभग 91% रूरल हाउस होल्ड ने इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर लिया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले लिया है। और हाल ही में मिनिस्टर ऑफ पावर आर.के. सिंह ने पार्लियामेंट को बताया कि लगभग 2.86 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत। 2011 में 43% लोग केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते थे, जिसे गवर्नमेंट ने बैन करके रखा है। वैसे ये बैन 2003 से ही है, मगर ज्यादातर स्टेट अब केरोसिन फ्री हो चुके हैं। पहले गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, मगर एनवायरमेंटल और हेल्थ पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट था केरोसिन का, उसे देख करके सरकार ने सब्सिडी को फेज आउट कर दिया है। पर अभी भी कुछ स्टेट में केरोसिन ऑयल की डिमांड परसिस्ट करती है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 85% रूरल एरिया में रहने वाले हाउस होल्ड बायोफ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। बायोफ्यूल में गोबर के कंडे, एग्रीकल्चर वेस्ट आदि का प्रयोग होता है, जो कि एनवायरमेंट और हेल्थ दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है। इसे काउंटर करने के लिए देश के कई नागरिकों ने सहयोग किया और एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से छोड़ दिया, वो भी प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर। और इन पैसों से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई, जिससे पॉवर्टी लाइन के नीचे यानी कि बीपीएल फैमिलीज को मुफ्त में 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराया गया। जब ये टारगेट पूरा हो गया तो उज्ज्वला 2.0 के नाम से 1.6 करोड़ कनेक्शन और देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 2011 में 31% ग्रामीण परिवार ही थे जिन्हें टैप वाटर मिलता था। 69% फैमिलीज को ओपन सोर्सेज से पानी लेना होता था। ओपन सोर्सेज का मतलब है कुआं, तालाब, नदी, झरना, नहर आदि। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य है कि 2024 तक सभी रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर यानी नल से जल अवेलेबल कराया जाएगा। आपके गांव में लगा है या नहीं, आप खुद चेक कर लेना। मेरे गांव में तो लग गया है। रूरल एरिया में रहने वाले केवल 30% लोगों को सैनिटेशन फैसिलिटी अवेलेबल थी 2011 तक। इसलिए 2014 से स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया, जिसको 2 स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और स्वच्छ भारत मिशन रूरल में बांट दिया गया। इसके अंतर्गत ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन डेफिकेशन प्लस विलेजेस का स्टेटस प्राप्त करने पर जोर दिया जा रहा है। ओपन डेफिकेशन का मतलब होता है कि जो खुले में शौच करने की एक व्यवस्था थी उसे खत्म करना है, उसी को ओपन डेफिकेशन कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि आसपास स्वच्छता बनी रहे, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। भारत की जनता ने स्वच्छता को जन आंदोलन की तरह लिया है और लगातार काम करते जा रही है। ये एक टेबल कंपैरिजन के लिए दिया गया है, बुक में इसे देख सकते हैं। इनका बेस ईयर भी दिया गया है, हालांकि ये थोड़ा पुराना डाटा आपको लग सकता है, बट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सफिशिएंट है। डाटा तो आप बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये ऑफिशियली ऑथेंटिकेट डाटा कहां से मिलते हैं। इंडिया में मोबाइल यूजर देखेंगे तो 31 दिसंबर 2022 के हिसाब से 1.14 बिलियन यानी कि 114 करोड़ लोग लगभग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। लगभग 140 करोड़ लोग हैं भी भारत में। मोबाइल यूजर बेस और बढ़ाना चाहिए, इसी को मोबाइल यूजर बेस कहते हैं, ताकि एक बड़ी मार्केट क्रिएट हो। वैसे पता है, आपको लगता होगा कि इंटरनेट कितना महंगा है अपने देश में, बट अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंटरनेट चार्ज इंडिया में ही है। खैर, स्वतंत्रता मिलने के बाद लगभग 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हो पाया। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने पर ध्यान नहीं दिया गया। अब चूंकि हम टारगेट रखते हैं कि आने वाले कुछ दशकों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, तो आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। किसी भी देश में जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिमांड है उसमें बदलाव आता है। जैसे अगर लो इनकम ग्रुप का देश है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन जैसी सुविधाओं के विकास पर ज़्यादा जोर दिया जाता है।
लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी मैच्योर होगी, डेवलप होती जाएगी, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन घटता जाएगा और सर्विस सेक्टर से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। इसलिए देखोगे कि हाई इनकम ग्रुप वाले देशों में डिमांड इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़्यादा होती है। अब देख लो हमारे यहाँ जैसे 5G इंटरनेट अभी तक प्रॉपर सभी लोगों तक नहीं पहुँचा है। यहाँ तो लोगों को 4G महंगा लग रहा है, 5G की डेली लाइफ में अभी उतनी उपयोगिता दिख नहीं रही है लोगों को। किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ साथ चलता है। खास करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपेंड करती है कि आपके यहाँ पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसा है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सर्विसेज कैसी हैं, इन सब पर। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत कुछ आता है, बट इस चैप्टर में हमें केवल एनर्जी और हेल्थ से एसोसिएटेड बातों को ही समझना है। बाकी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पढ़ना होगा, लेकिन वो आगे के कॉम्पिटिशनल एग्जाम में आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप शुरुआत में इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और कुछ उसी तरीके से बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार करिएगा। सबसे पहले एनर्जी की बात करते हैं और जानते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन, हमें एनर्जी की नीड क्यों होती है। देखो, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंटल प्रोसेस में एनर्जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री को रन करने के लिए एनर्जी मैंडेटरी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी इनपुट यूज होते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या फिर अदर इक्विपमेंट, इनको प्रोड्यूस करने और ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी की नीड होती है। इसके अलावा हमारे डेली लाइफ में कुकिंग, लाइटिंग और हाँ सबसे जरूरी बात, मोबाइल चार्ज करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर एनर्जी इतनी जरूरी है तो एनर्जी का सोर्स क्या होता है। यहाँ एनर्जी के सोर्स को कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। कमर्शियल सोर्स में कोल, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी आदि आते हैं, जिन्हें बेसिकली खरीदा और बेचा जा सकता है। और नॉन कमर्शियल में लकड़ी, एग्रीकल्चर वेस्ट और सूखे गोबर के कंडे। कमर्शियल एनर्जी सोर्स में से अगर हाइड्रो पावर को छोड़ दिया जाए तो बाकी की जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता। एक बार खत्म हो गए तो दोबारा जल्दी नहीं बनेंगे, कई हजार साल लगेंगे। 60% से ज्यादा इंडियन फैमिली कुकिंग और हीटिंग नीड को पूरा करने के लिए ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी परंपरागत ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करते हैं। आप इसे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स भी कह सकते हैं। जो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स हैं, इन्हें ही हम ट्रेडिशनली सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ट्रेडिशनली यानी कि कन्वेंशनल। इसके अलावा कई नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास, ये सारे हैं। बट यहाँ सोलर, टाइडल और विंड एनर्जी की ही बात हम करेंगे। इंडिया के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है इन्हें जनरेट करने का, पर जरूरत है चीपर और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की। कमर्शियल एनर्जी के कंजम्पशन पैटर्न की बात करें तो पूरे भारत में जो भी एनर्जी का कंजम्पशन होता है उसमें से 74% कमर्शियल एनर्जी से आता है, जिसमें कोल एनर्जी लगभग 54% इंक्लूडेड है, जो कि सबसे अधिक भी है। इसके बाद 32% ऑयल से, नेचुरल गैस 10% और हाइड्रो एनर्जी 2% शेयर रखता है। इसके अलावा इंडिया की एनर्जी नीड का 26% नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स से आता है। एक क्रिटिकल सिचुएशन ये है कि इंडिया का इंपोर्ट बिल क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के कारण ज्यादा आता है। इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी के डेवलपमेंट को देखते हुए नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ तेजी से शिफ्ट करना होगा। यहाँ स्क्रीन पर दो टेबल को देख करके आप कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन के जो ट्रेंड हैं उनको सेक्टर वाइज देख करके एनालाइज कर सकते हैं। जो 1953-54 में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मैक्सिमम कंजप्शन दिखाता है, जो धीरे धीरे घटता गया। इसके अतिरिक्त हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर में कंजप्शन इंक्रीज होता जा रहा है। इकोनॉमी के रैपिड ग्रोथ होने के कारण ऑयल एंड गैस का कंजम्पशन कमर्शियल एनर्जी में सबसे ज्यादा हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सबसे विजुअल फॉर्म है एनर्जी का, जो किसी भी देश के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बताता है। एक स्टडी बताती है कि अगर किसी देश को 8% की जीडीपी ग्रोथ एनुअली अचीव करनी है तो उस देश में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को फुलफिल करने की जो ग्रोथ है, यानी कि पावर सप्लाई नीड को लगभग 12% होनी चाहिए। इंडिया में पावर जनरेशन मोस्टली थर्मल सोर्सेज से ज्यादा होता है। हालांकि इंडिया की एनर्जी पॉलिसी हाइड्रो, सोलर और विंड एनर्जी को प्रमोट करती है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल ज्यादा कार्बन एमिशन करते हैं, इसलिए इनके बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए गवर्नमेंट का प्रयास है कि 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन नॉन फॉसिल से हो। इंडिया की एनर्जी नीड का 50% 2030 तक रिन्यूएबल सोर्सेज से हो और 2070 तक इंडिया नेट जीरो स्टेटस अचीव कर दे। मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हम जितना कार्बन का एमिशन करेंगे, हम ऐसी व्यवस्था कर लेंगे कि उस कार्बन को हम अवशोषित यानी कि सिक्वेस्ट्रेशन कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का एक और अच्छा सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी।
यह एक क्लीन एनर्जी है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कही जा सकती है, बट इसका शेयर इंडिया में कम है। जरूरत है इसे बढ़ाने की। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सेक्टर के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों के बारे में। पहली समस्या तो T&D लॉस की है, यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस की। रेवेन्यू कलेक्शन से जोड़ करके आप एक टर्म और सुनते होंगे जिसे एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस भी कहते हैं। इसे शॉर्ट में AT&C लॉस कहते हैं। हालांकि दोनों में अंतर होता है, बट लेमन टर्म में आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कहीं पर किया जाता है और इसका कंजम्पशन कहीं और होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए टिहरी डैम पर हाइड्रो पावर से बिजली का उत्पादन होता है और उसे दिल्ली में कंजम्पशन के लिए भेजना है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि तारों के माध्यम से बिजली पहुंचाई जाएगी। दिल्ली में पहुंचने के बाद इसको घरों तक, ऑफिसों तक या फिर फैक्ट्रीज तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस पूरे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी बिजली स्टार्टिंग पॉइंट से भेजी जाती है उसका ज्यादातर हिस्सा लॉस हो जाता है। मतलब अगर 100% बिजली भेजी गई है तो लगभग 22% का लॉस हो जाता है ऑन एन एवरेज। दूसरी समस्या यह है कि इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो पर्याप्त नहीं है कि 7 या 8% की GDP ग्रोथ कंटिन्यूअस अचीव की जा सके। इसीलिए कमर्शियल एनर्जी सप्लाई नीड्स को 7% के हिसाब से ग्रो करने की जरूरत है। इंडिया को पर ईयर पावर जनरेशन ग्रोथ रेट को बढ़ाने और ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। एक और समस्या, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो बहुत ज्यादा लॉस में है, लगभग 20,000 करोड़ से भी ज्यादा। अब इसका कारण T&D लॉसेस, पर यूनिट सही कीमत नहीं मिलना, इनएफिशिएंसी आदि को माना जाता है। कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये मानते हैं कि फार्मर्स को जो सब्सिडाइज रेट पर या फिर मुफ्त में बिजली दी जाती है उससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी कि डिस्कॉम को ज्यादा नुकसान होता है। इन सब के अलावा इंडिया में बिजली चोर भी तो हैं, ये कम बड़ी समस्या है। इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में प्राइवेट कंपनी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट तुलनात्मक रूप से कम है, ये भी एक समस्या है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट रेट ज्यादा होना आम जनता को परेशान करता है। पब्लिक फ्री में बिजली नहीं चाहती, बट एक रीजनेबल रेट की उम्मीद तो जरूर करती है ताकि वो इसे अफोर्ड कर सके, नहीं तो वही होगा फिर बिजली की चोरी। इंडिया में थर्मल पावर जनरेशन ज्यादा होता है। अगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को कोयला ही महंगा मिलेगा या फिर पर्याप्त मात्रा में न मिले तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में प्रॉब्लम आएगी, और जो अगर ज्यादा कॉस्ट में कोयला खरीदेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप महंगी होगी और उसे बढ़े हुए दाम पर ही कंपनीज बेचेंगी। जब बिजली महंगी होगी तो हमारे देश में स्टार्टअप कैसे एस्टेब्लिश होंगे, हमारा देश ग्रो नहीं कर पाएगा। भारत की बढ़ती जनसंख्या, रैपिड ग्रोथ के कारण एनर्जी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ये डिमांड इंडिया का जो करेंट पावर जनरेशन है उससे ज्यादा है, इसलिए इंडियन इकोनॉमी को लगातार ग्रो करने के लिए पावर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए ताकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को भी ध्यान में रखा, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का। बट प्राइवेट डिस्कॉम हाई रेट पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिससे सोसाइटी के कुछ लोग डिप्राइव्ड यानी कि वंचित हो जाते हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद पावर मैनेजमेंट लगभग 4 बार बदला है। 1951 में DSEB यानी कि द दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सेटअप किया जाता है। इसके बाद 1958 में देसू यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग कर दिया गया। फिर 1997 में दिल्ली विद्युत बोर्ड यानी DVB को बनाया गया और आजकल आप देखेंगे तो 2 प्राइवेट कंपनी, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड की BSES राजधानी पावर लिमिटेड और BSES यमुना पावर लिमिटेड, इसके अलावा टाटा पावर लिमिटेड की NDPL दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। बिजली किस रेट पर बेची जाएगी और जो भी रिलेटेड रेगुलेशंस होंगे इससे रिलेटेड उनके रूल्स को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाता है। इसके अलावा NDM काउंसिल इलेक्ट्रिसिटी भी कार्यरत है जो बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। उम्मीद थी कि प्राइवेटाइजेशन से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाएगा, बट लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो बताता है कि उनको जो रिजल्ट मिले हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इसके अतिरिक्त एनर्जी कंजर्वेशन के लिए भारत सरकार ने 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट लागू किया, जिसके अंतर्गत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के नाम से एक बॉडी 2002 में बनाई गई, जिसका काम है कि वो देश में एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने के लिए प्रेरित करे। जैसे येलो लाइट वाला बल्ब यूज करने पर ज्यादा बिजली की खपत होती है, मगर आप LED यूज करें तो कम बिजली खर्च होगी और सफिशिएंट लाइटिंग भी मिल जाएगी। इसको और बेहतर तरीके से प्रमोट करने के लिए उजाला स्कीम लॉन्च की गई 2015 में। इसका पूरा नाम है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। इस स्कीम के अंदर सरकार अफोर्डेबल रेट पर लगभग 10 या 20 रुपए में 5
LED बल्ब उपलब्ध कराती है प्रत्येक परिवार को, ताकि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। 5 स्टार रेटिंग देखकर ही इक्विपमेंट खरीदी। जिस पर ज्यादा रेटिंग होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होता है। CFL की तुलना में LED ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करती है। अब हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। हेल्थ का मतलब है कि आप बीमारियों से मुक्त हो, फिजिकली, मेंटली, सोशली एफिशिएंट तरीके से काम कर सको, आप अपना पोटेंशियल समझ पाएं। हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। एक हेल्दी पर्सन देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस में सहयोग कर सकता है। पर अगर किसी देश का हेल्थ स्टेटस क्या है ये मेजर करना हो तो इसके लिए एक सिंगल यूनिट नहीं है। इसके लिए विद्वान लोग हेल्थ स्टेटस को मेजर करने के लिए कुछ इंडिकेटर जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूट्रिशनल लेवल को कंसीडर करने की सलाह देते हैं। साथ ही साथ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो लेवल है उसको भी जांच किया जा सकता है। अगर देश में हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो देश में हेल्दी ह्यूमन कैपिटल क्रिएट किया जा सकता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। इसलिए गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिसिन और इक्विपमेंट आदि को उपलब्ध कराए। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के साथ गवर्नमेंट को यह भी इंश्योर करना है कि ये अफोर्डेबल हो। जैसे गवर्नमेंट ने 2018 से एक योजना आयुष्मान भारत योजना शुरू की है, जिसके मुख्य रूप से 2 भाग हैं। PM जय यानी कि जन आरोग्य योजना में, जिसमें 10 करोड़ BPL फैमिली ये मानते हुए कि हर परिवार में 5 लोग हैं को 5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष प्रति परिवार पब्लिक या प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होगा। और इसके दूसरे भाग के अंतर्गत 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्टेब्लिश किए जाएंगे पूरे भारत भर में। गवर्नमेंट की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, भोजन में मिलावट, ड्रग एंड पॉइजन, मेडिकल प्रोफेशन, इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक, मेंटल डेफिशिएंसी, नुएंसी आदि को रेगुलेट करे। यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की हेल्प से कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसीज बनाए, स्कीम डेवलप करे, स्टेट और यूटी को टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प अवेल कराए। गवर्नमेंट ने प्लेन एरिया और हिली या ट्राइबल एरिया में पॉपुलेशन के आधार पर सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को स्टैब्लिश किया है। ये क्राइटेरिया आप एक बार रीड कर लीजिए। इंडिया में 3 टियर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। प्राइमरी सेक्टर रूरल और स्मॉल टाउन में होता है, जहां आमतौर पर एक डॉक्टर, एक नर्स और कुछ लिमिटेड दवाएं होती हैं। रूरल एरिया में ANM यानी कि ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ प्राइमरी हेल्थ केयर में काम करती है। प्राइमरी सेक्टर में PHC, CHC और सब सेंटर आते हैं। इनके अलावा भारत सरकार ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 से चला रखा है, जिसके अंतर्गत कुछ राज्यों में आशा वर्कर यानी कि एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट को भी नियुक्त किया है। ये बेसिकली उसी गांव की लोकेलिटी की महिला होती है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर काम करते हुए ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ यानी ANM और आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ मिलकर काम करती है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी महिलाएं डॉक्टर वगैरह के पास जाने में उतनी कंफर्टेबल नहीं होती। ऐसे में आशा वर्कर उन्हीं के गांव की होती है, तो एक बेटर कम्युनिकेशन डेवलप होती है और आसानी से लोग हेल्थ सर्विसेज अवेल कर पाते हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी कि PHC, CHC या सब सेंटर पर उपलब्ध सुविधाओं से इलाज ना हो तो पेशेंट को सेकेंडरी सेक्टर की हेल्थ फैसिलिटी में रेफर किया जाता है। ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल होते हैं, जिसे जिला अस्पताल भी कहते हैं। ये प्राथमिक हेल्थ केयर और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी दोनों देते हैं। यहाँ थोड़ी अपग्रेडेड फैसिलिटी जैसे कि सर्जरी, ECG, एक्सरे वगैरह अवेलेबल होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस जो PHC या फिर CHC नहीं मैनेज कर पाते हैं, उन्हें सेकेंडरी सेक्टर के हॉस्पिटल यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा जाता है या रेफर किया जाता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्शरी सेक्टर में प्रीमियर इंस्टीट्यूट होते हैं जो क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च वर्क दोनों पर फोकस करते हैं, जैसे कि एम्स न्यू दिल्ली में, PGI चंडीगढ़, निमहंस बेंगलोर में और AIHPH कोलकाता मेडिकल कॉलेज ही हैं। बस ये एक स्टैंडर्ड को हमेशा मेंटेन रखते हैं, लगातार नई रिसर्चेस करते रहते हैं मेडिकल क्षेत्र में। 1951 से 2018 के बीच नर्सेज की संख्या 18,000 से 30 लाख, एलोपैथी डॉक्टर की संख्या 62,000 से 11.5 लाख हो गई। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे अच्छा होने से स्मॉल पॉक्स, गुइना वॉर्म, पोलियो, लेप्रोसी का इरेडिकेशन हो गया। इन सब के बावजूद पब्लिक हेल्थ सेक्टर में कमियां रह गई, जिस गैप का फायदा उठाकर प्राइवेट सेक्टर ने अपनी जगह बना ली। एक स्टडी के हिसाब से देश में 70% हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रन किए जाते हैं। टोटल बेड्स अवेलेबिलिटी का 2/5वां भाग यानी कि लगभग 40% निजी क्षेत्र के पास है। 60% डिस्पेंसरीज, 80% OPD यानी कि आउट पेशेंट और 46% इन पेशेंट प्राइवेट सेक्टर द्वारा मैनेज किया जा रहा है।
इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंट रोल है मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, इन सब में। 2001-2 में 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेस थे, जिसमें लगभग 22 लाख लोग काम कर रहे थे। इसमें से 80% तो अकेले एक आदमी के पास हुआ करते थे और ये टाइम पर भाड़े के वर्कर भी यूज किया करते थे। कहने का मतलब ये है कि भारत में मेडिकल फील्ड में प्राइवेट सेक्टर की जो ग्रोथ है उसको प्रॉपर रेगुलेशन का सामना नहीं करना पड़ा, जिसके कारण बिना रजिस्ट्रेशन के फर्जी डॉक्टर की भीड़ बढ़ गई है और ये सब बड़ी समस्या की बात है। डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन किसी ट्रस्ट इशू को बियर नहीं कर सकता। मेडिकल टूरिज्म आज भारत में बहुत अधिक फल फूल रहा है। एक बात समझिए, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा स्किल्ड डॉक्टर और इंजीनियर सप्लाई करने वाला इकलौता देश है भारत। 1991 के एलपीजी रिफॉर्म ने ग्लोबलाइजेशन का एक ऐसा दौर शुरू कर दिया जिससे इंडिया के प्राइवेट सेक्टर ने मौके के रूप में देखा और बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किए जो हाई लेवल फैसिलिटी के साथ स्किल्ड डॉक्टर भी उपलब्ध कराते हैं। 2016 में 2 लाख से अधिक मेडिकल टूरिस्ट इंडिया में आए और इनमें हर साल 15% बढ़ोतरी की संभावना देखी गई। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि 2020 में भारत ने मेडिकल टूरिज्म से 500 अरब रुपए कमाए। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर में कम्युनिटी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। डेमोक्रेसी में चाहे कोई भी काम हो, बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ऐसा ही पार्टिसिपेशन भारत के कुछ एरियाज में देखने को मिलता है, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर एसोसिएशन यानी कि सेवा, जिसे 1972 में इंडियन एक्टिविस्ट इला भट्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, जो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन से एफिलिएटेड है। इसके अलावा एकॉर्ड, एक्शन फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट 1985 से नीलगिरी तमिलनाडु में कार्यरत है। कई ट्रेड यूनियन ने खुद का अल्टरनेटिव हेल्थ केयर सर्विस शुरू की है, जैसे कि 1983 में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ दुर्ग ने शहीद हॉस्पिटल के नाम से शुरू किया। 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन जाता है। कुछ प्रयास रूरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी किए गए हैं, जैसे कि थाने महाराष्ट्र के एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन काश्तकारी संगठन ने किया। कुछ महिला हेल्थ वर्कर को विलेज लेवल पर ट्रेंड किया गया ताकि साधारण बीमारियों का इलाज हो सके, वो भी मिनिमम कॉस्ट पर। ये एक टेबल आप देखते रहिए। 2015-17 के आंकड़ों के आधार पर भारत और कुछ अन्य देशों की तुलना की गई है। इससे थोड़ी पिक्चर आपके माइंड में ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। अब बात करते हैं इंडियन मेडिसिन सिस्टम के बारे में, जिसे पॉपुलरली आयुष के नाम से जाना जाता है, और सरकार इन्हें पॉपुलर करने के लिए कितनी सेंसिटिव है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक अलग से मंत्रालय बना रखा है इसके लिए। एक आंकड़े के अनुसार 4095 इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 28,000 डिस्पेंसरीज हैं और 8 लाख से ज्यादा प्रैक्टिशनर्स हैं। अब प्रयास किए जा रहे हैं ताकि एक स्टैंडर्डाइज एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जा सके और रिसर्च वर्क को भी प्रमोट किया जा सके। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के पास काफी पोटेंशियल है हमारी हेल्थ प्रॉब्लम को सेफ, इफेक्टिव और अफोर्डेबल रेट में दूर करने का। विद्वान ऐसा मानते हैं कि हेल्थ सेक्टर में अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का गवर्नमेंट के पास बड़ा स्कोप है। भारत में विश्व की जनसंख्या का लगभग 5वां हिस्सा निवास करता है, लेकिन विश्व के 20% ग्लोबल डिजीज बर्डन को भी बियर करता है। जीडीपी यानी कि ग्लोबल डिजीज बर्डन एक इंडिकेटर है जिसका प्रयोग किसी बीमारी के कारण प्रीमैच्योरली मरने वाले लोगों की संख्या के साथ साथ इलाज न करा पाने की जो असमर्थता है उसमें बिताए गए सालों की संख्या जानने के लिए किया जाता है। इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि कैंसर, किडनी रिलेटेड या फिर हार्ट रिलेटेड डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज के कारण ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज बढ़ गया है। 2017 में भारत में होने वाली कुल डेथ्स में 1/6 भाग के मृत्यु का कारण डायरिया और कम्युनिकेबल डिजीज थे। पूरे वर्ल्ड में एयर पॉल्यूशन से प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, पर इसमें से 10 लाख से ज्यादा अकेले भारत में ही मृत्यु होती है। इसके अलावा पिछले 20 सालों में 8% लोग कैंसर से और 11% लोग दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्तमान में ये मान सकते हैं कि 20% से भी कम पॉपुलेशन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी का लाभ उठा पाती है। एक स्टडी के हिसाब से 38% पीएचसी ऐसे हैं जहां रिक्वायर्ड डॉक्टर ही नहीं है और केवल 30% ऐसे पीएचसी हैं जहां पर्याप्त दवाइयां मौजूद हैं। चलिए अब रूरल, अर्बन और रिच एंड पुअर डिवाइड को भी समझते हैं। 70% आबादी तो रूरल एरिया में रहती है, मगर भारत के केवल 20% हॉस्पिटल रूरल एरिया में हैं। इसके अलावा केवल 50% डिस्पेंसरीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल के 30% बेड ग्रामीणों के लिए अवेलेबल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1 लाख की आबादी पर 0.36 हॉस्पिटल हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 3.6 हॉस्पिटल अवेलेबल हैं। रूरल एरिया में पीएचसी पर तो एक्सरे और ब्लड टेस्ट जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं उपलब्ध हो पाती हैं।
राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार जैसे राज्यों में हेल्थ सर्विसेज से डिप्राइव्ड लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। रूरल एरिया में स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर जैसे कि पीडियाट्रिक्स, गाइना, एनेस्थीसिया, इन सब की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। 530 रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज हैं जहां से 50,000 से ज़्यादा मेडिकल ग्रेजुएट हर साल निकलते हैं। लगभग 20% डॉक्टर तो अच्छी कमाई के लिए विदेश चले जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं, जो कि ज़्यादातर अर्बन एरिया में होते हैं। अब ये टेंडेंसी क्यों है, इस पर रिसर्च करने की बात है। पर हाँ, बस केवल डॉक्टर्स को जिम्मेदार समझने की गलती नहीं करना है। इतना सब होने के बावजूद भी हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले निर्धन लोग अपनी इनकम का लगभग 12% हेल्थ सर्विसेज पर खर्च करते हैं, जबकि वहीं अमीर लोग केवल 2%। गरीब आदमी के घर में कोई बीमार हो जाए तो जमीन जायदाद बिक जाती है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्च उठाना, वो भी तब जब पर्याप्त अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, काफ़ी महंगा होता है। विमेन हेल्थ की बात करें तो भारत की पॉपुलेशन का लगभग आधा भाग महिलाओं का है। फिर भी पुरुषों की तुलना में एजुकेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन, हेल्थ फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी आदि में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इंडिया में 2001 में चाइल्ड सेक्स रेशियो 927 था, यानी कि 1000 मेल चाइल्ड की तुलना में 927 महिलाएं थीं, जो 2011 में घट करके 919 हो गया। 15 से 19 साल की एज ग्रुप में से 5% तो शादीशुदा हैं या फिर एक बच्चे की माँ है। इसे टीनेज प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं आप। 15 से 49 साल के एज ग्रुप में 50% तो एनीमिक हैं या फिर न्यूट्रिशनल एनीमिक हैं, जो आयरन की कमी के कारण होता है। इसके कारण 19% से भी ज़्यादा मैटरनल डेथ देखने को मिलती है। इसके अलावा एबॉर्शन के कारण भी मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टलिटी रेट इंडिया में बढ़ा है। हेल्थ सर्विस एक बेसिक ह्यूमन राइट है, और अगर हेल्थ सर्विसेज डिसेंट्रलाइज्ड हों, प्रॉपर मेडिकल एजुकेशन हो और एफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो रोगों के खिलाफ युद्ध को जीता जा सकता है। हेल्थ सर्विसेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक की फैक्टर साबित होगी, क्योंकि भारत में रूरल और अर्बन एरिया के हेल्थ सर्विसेज में एक क्लियर गैप यानी कि डिवीजन देखने को मिलता है। और अगर ये डिवीजन बढ़ेगा तो हमारे देश का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रह पाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन की ओर। किसी भी देश में सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्शन के फैक्टर को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में प्रोग्रेस तो देखने को मिलती है, मगर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। कई जगहों पर अच्छी सड़कें, कम्युनिकेशन सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, हॉस्पिटल आदि का अभाव अभी भी देखने को मिलता है। जैसे जैसे भारत प्रगति करता जाएगा, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ती जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को तो डेवलप करना ही है, साथ ही पर्यावरण से भी तालमेल बना करके रखना है। ऐसे में प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ टेक्नोलॉजी को भी अट्रैक्ट करने के लिए रिफॉर्म और अट्रैक्टिव पॉलिसी बनानी चाहिए। एक बात तो साफ है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक सभी व्यक्तियों की पहुंच होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल समान रूप से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।